नमस्कार किसान भाइयों। आज का जो फेसबुक लाइव है, इसका मुख्य जो चर्चा का विषय है वो गेहूं की फसल का पोषण और फसल सुरक्षा। इसी से संबंधित हमारे जो पैनलिस्ट है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज डॉक्टर पराशर सर अहमदाबाद गुजरात से हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर पंकज नमस्ते शर्मा भैया। सर है पंजाब से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इसके चर्चा में। थैंक यू। डॉक्टर पुष्पेंद्र जी है इंदौर से। तो आप सभी पैनलिस्ट का आज ये फेसबुक लाइव में सभी का स्वागत है। साथ साथ हमारे किसान भाइयों का भी आज इस फेसबुक लाइव में स्वागत है, जिसका मुख्य चर्चा का विषय है गेहूं की फसल का पोषण और फसल सुरक्षा। अगर मैं एसएमएल की बात करूं, एसएमएल एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो हिंदुस्तान के अलावा 85 देशों में अपना व्यापार करती है। या यूं कहिए भी, हिंदुस्तान के अलावा 85 देश के किसान भी जो एसएमएल के उत्पाद है उनको पसंद करते हैं, अपने यहाँ अपनी जो कृषि है उसमें इनका इस्तेमाल करते हैं। कि एसएमएल एक न्यू टेक्नोलॉजी पे काम करती है, न्यू इनोवेशन पे काम करती है। और जो एसएमएल की जो पेटेंट टेक्नोलॉजी है वो WDG टेक्नोलॉजी है, जिससे किसान भाई बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। किसान भाइयों, किसी भी दवाई का जो सबसे ज्यादा रिजल्ट उसकी टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है, जिस पे जो हमारे साइंटिस्ट है उस पर लगातार मेहनत कर रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजी का इजाद कर रहे हैं। जैसे WDG टेक्नोलॉजी है जो हमारी पेटेंट है, पार्टिकल साइज है, ड्राई कैप टेक्नोलॉजी है, इन पे हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे वैज्ञानिक वो भूमि सुधार के उत्पाद के साथ भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। या जिस तरह कहिए कि जो आज जो हमारी मृदा है वो कहीं ना कहीं अपना जो उत्पादन है वो खोती जा रही है, उपजाऊपन। उसी को देखते हुए एसएमएल कंपनी न्यूट्रिशन बेस पे बहुत ज्यादा काम कर रही है, जिससे हमारे किसान भाई बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। अगर इसके मुख्य उत्पाद की बात करें, जैसे फर्टिस है, टेक्नोजेट है, कोसावेट डीप है, परल है, जो हमारे किसान भाई बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो आज का मुख्य विषय है, उस पर मेरा जो पहला सवाल है वो डॉक्टर पराशर सर से है। हमारे किसान भाई गेहूं की फसल में जैसे पहला पानी लगाते हैं, उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे गेहूं की बढ़वार ना होना, गेहूं का पीला पड़ जाना और कल्लों की समस्या। उसका जो कल्ले हैं वो अच्छे से फुटाव नहीं कर पाती फसल। तो डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों को बताएं वो किस तरह उसका प्रबंधन कर सकते हैं जिससे वो उत्पादन अच्छा ले सके। नमस्कार किशन भाई और कविंद्र, आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। खास करके जो मैं बात करूं का पोषण की, तो ये जो आप बात कर रहे हो उसका जो कनेक्शन है वो पोषण से है। जनरली किसान, हमारा जो गेहूं के किसान पूरे भारत में, नॉर्थ इंडिया की बात करें, MP गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो ज्यादातर नाइट्रोजन फॉस्फोरस देते हैं, या कुछ जगह पे नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास देते होंगे। कुछ धान के एरिया में जहाँ वो लगाते हैं गेहूं, वहाँ कुछ कई लोग जिंक अलग अलग देते रहते हैं। लेकिन जैसे इंसान को समतोल आहार की जरूरत है, ऐसे फसल को भी संपूर्ण बैलेंस न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कुदरत की तरफ से मिलता है, जिसकी वजह से कोई भी बीज उग पाता है। उसकी एब्सेंट में कोई भी बीज उगेगा भी नहीं। इसके बाद जो मुख्य तत्व हमारा किसान जिसको खाद समझते हैं, वो 50 किलो बोरी में आता है, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। लेकिन इसके अलावा भी और काफी तत्व और न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है फसल को। इसको समझने की जरूरत है। इसमें सल्फर सबसे बड़ा न्यूट्रिएंट है, जो आज मैक्रो न्यूट्रिएंट में लिया गया है, मुख्य तत्व में सरकार ने लिया है उसको। सल्फर के अलावा मैंगनीज, इसके अलावा कैल्शियम है। इसके बाद जिंक, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, इस टाइप के 9 सूक्ष्म तत्व होते हैं, जो 50 ग्राम से लेकर 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब के उसकी सिर्फ जरूरत होती है, लेकिन इसका बड़ा रोल होता है। तो आपका जो जो आप समस्या बता रहे हो कि गेहूं का बढ़ना नहीं होता है या पीलापन होता है, जड़ का विकास नहीं होता, वो खास करके शुरू की अवस्था में जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। जिंक होता है वो फसल की कोई भी अंदर ग्रोथ के लिए, या तो कोई भी अलग अलग स्टेज में जो फेज कन्वर्जन होता है, ग्रोथ वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में कन्वर्जन है, ये तमाम चीजों के लिए जो अलग अलग हॉर्मोन्स जो बनता है, हार्मोन के लिए वो रॉ मटेरियल है। यानी जिंक है वो बिल्डिंग ब्लॉक है हॉर्मोन्स के। तो जड़ का फूटना, जड़ की गहराई तक उसका ग्रोथ होना, उसके लिए भी जिंक जवाबदार है। तो सल्फर मिल लिमिटेड, SML लिमिटेड ने एक ऐसा टेक्नोजेड नाम का एक प्रोडक्ट निकाला, 2018 जून में लॉन्च किया मार्केट में, जो पहली बार ऐसा प्रोडक्ट लाया जिसको ORT टेक्नोलॉजी, यानी ऑप्टिमम रिलीज टेक्नोलॉजी, जैसे फसल की ग्रोथ के साथ साथ जो उनको जरूरत होती है, इस तरीके से धीरे धीरे 80 दिन तक मिलता रहेगा, ऐसा कोई पहला खाद भारत के मार्केट में लाई कंपनी। और इसके लिए उसको पैटर्न दिया गया, स्लो रिलीज टेक्नोलॉजी का ही।
उसका जो पार्टिकल साइज है 2 to 4 माइक्रोन है, और वो ऑक्साइड फॉर्म में, इसीलिए वो स्लो मिलता है। जनरली जिंक हाई पीएच में मिलता ही नहीं है फसल में, किसान डालते हैं लेकिन किसान को पता नहीं होता हाई पीएच में जिंक मिलता नहीं है, पड़ा रहेगा या वेस्ट हो जाएगा या फॉस्फोरस के साथ बाउंड हो जाएगा। लेकिन इसमें हमने ऐसा फॉर्मुलेशन तैयार किया है कि साथ में सल्फर ऐड करके उसको इस तरीके से बनाया गया है कि जैसे जमीन में डालेंगे, पानी के कांटेक्ट में आने के बाद उसमें से सल्फ्यूरिक एसिड हल्का सा रिलीज होगा, और उसकी वजह से वो पीएच नीचे आएगा, पीएच डाउन होगा, जिसकी वजह से आपका जो जिंक हमारा है ऑक्साइड फॉर्म में, वो फसल को मिलना शुरू हो जाएगा। और लगाने के 5 से 7 दिन में ही आपको फसल में काफी डिफरेंस, कलर में, रूट के ग्रोथ में, पत्ती की चौड़ाई में, ये तमाम फर्क देखने को लगे मिलेगा। इसके अलावा ये फसल जैसे जैसे ग्रोथ होता है, गभोट अवस्था में, दाना भरने की अवस्था में, वो मिलता रहेगा। यानी एक बार डालने से वहां से 80 दिन तक करीब करीब आपकी गेहूं है वो 120 दिन का फसल है, उसका पूरी सीजन का काम हो गया। तो ये पीएच कंट्रोल करता है, पूरी सीजन तक मिलता रहता है, और खास करके ये आखिरी उत्पादन है जो गेहूं का, उसका क्वालिटी और दाने के अंदर जो जिंक का कंटेंट होता है, ये प्रोडक्ट की वजह से बहुत ही डिफरेंस मिलता है। उसमें कम से कम 15 ppm जिंक उसमें मिलता है। अगर ऐसा गेहूं हम खाएंगे पूरे साल भर या हमारे फैमिली को खिलाएंगे, तो फैमिली का कोई मेंबर बीमार नहीं होगा, ये गारंटी। तो हाई जिंक वाला जो गेहूं है, तो उसका एक बड़ी वैल्यू है। और जो डॉक्टर ने, आम आदमी भी समझ गया कि कोविड के टाइम के सबको इतनी जिंक की गोलियां खिलाई रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी के लिए, तो जिंक है इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जिंक गोली खाने से अच्छा है कि गेहूं जो कुदरती बनाता है जिंक, वो हम खाएं और हमारे फैमिली को बचाएं। हर साल जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से करीब 8 लाख लोग मर जाते दुनिया में, उसमें खास करके अफ्रीका और इंडियन और एशियन कंट्री में, जहां जमीन में जिंक की डेफिशिएंसी है, उसी एरिया में से ये 8 लाख लोग मरते हैं। तो उनके एक हमारी एज ए एग्रीकल्चर कंपनी और हम किसान के साथ जुड़े हुए, हमारी सबकी मिलकर एक जिम्मेदारी है लोगों की जिंदगी को बचाए। तो ये मेरे ख्याल से पूरा जो आपका ग्रोथ के रिलेटेड या फसल पीलापन आ रहा है, उसको हर वो कहीं ना कहीं जिंक से रिलेटेड था। तो ये मैंने जवाब देने की कोशिश की। जो हमारा नाम है उस प्रोडक्ट का, वो टेक्नो जेड है, और उसका जो 1 एकड़ का जो डोज है, वो 1 एकड़ में 4 किलो लगता है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये जो अभी आपने टेक्नोजेड के बारे में बताया, जिंक की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताया, हमारे किसान भाई इसको कब इस्तेमाल करें और कैसे इस्तेमाल करें टेक्नोजेड अपने खेत में? बहुत ही अहम क्वेश्चन है। उसको 1 एकड़ में 4 किलो के हिसाब से यूज करना है। और खास करके जो किसान है, पहले जमीन में पानी दे के गेहूं लगा देते हैं, बाद में पहला पानी 21 दिन से लेकर 25 दिन के बीच में देते हैं, ज्यादातर 21 दिन का रिकमेंडेशन है। तो पहले पानी के साथ जैसे गेहूं उग के बाहर आ जाए उस समय, अब जो भी यूरिया का पहला डोज लगाते हैं वो 20-25 किलो पर एकड़ के हिसाब से लगाते हैं, उसी में आप 4 किलो टेक्नोजेड मिला सकते हैं, पानी का छींटा लगा के हल्का सा मिल जाएगा आराम से, और वो उसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। कई जगह पे जो अनलिमिटेड एरिया होता है, जहाँ फ्लड इरिगेशन नहीं होता है, लोग आज भी वहाँ स्प्रिंकलर से पानी देते हैं। आप राजस्थान का खास करके वेस्टर्न पार्ट में, जहाँ जमीन बड़ी होती है लेकिन रेत वाला एरिया है, पानी फ्लड इरिगेशन देना पॉसिबल ही नहीं है, तो वहां आप स्प्रिंकलर में भी दे सकते हैं। तो ये एकड़ का 4 किलो, और पहले खाद के साथ 25 से 30 दिन के अंदर उसको दे देना है, ताकि उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले। क्योंकि इसका नंबर ऑफ टिलर बढ़ाने में, रूट की लंबाई बढ़ाने में ये बड़ा रोल होता है। जितना आप जल्दी देंगे, इतने ज्यादा अच्छा टिलर मिलेंगे। क्योंकि टिलर डेवलप होने का एक टाइम होता है, करीब मैक्सिमम 50-60 दिन तक। इसके बाद जितना डिले करोगे देने में, इतने टिलर कम मिलेंगे। ज्यादा टिलर चाहिए तो जल्दी हो। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में बताया भी, अपनी फसल को पीलापन से कैसे बचा सके प्रकार के लिए। डॉक्टर साहब से जुड़ा मेरा सवाल आपसे यही है भी, जो टेक्नोजेड है वो मार्केट से अलग कैसे, किस तरह बेहतर है फार्मर के लिए, किस तरह वो ज्यादा बेहतर रहेगा? यस, ज्यादातर बाकी जो मार्केट में जो जिंक अवेलेबल है, वो एकड़ में 10 किलो लगाते हैं लोग, और उसमें 33% जिंक ज्यादा प्रैक्टिस में है। अगर 10 किलो 1 एकड़ में लगा, तो उसमें 33% के हिसाब से 3 किलो 330 ग्राम जिंक जमीन में जाएगा। वो जिंक में से सिर्फ 5 to 6% फसल को मिलेगा, और देने के बाद वो 5-6 दिन में ही मिल पाएगा, बाकी वो रन ऑफ हो जाएगा। लेकिन टेक्नोजेड 14% जिंक है, 4 किलो एकड़ में सिर्फ 560 ग्राम जिंक हम जमीन में दे रहे हैं, उसमें से फसल को 270 ग्राम से ज्यादा मिलेगा। यानी हमारा यूज एफिशिएंसी, यानी जमीन में कितना डाल रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है,
फसल को कितना मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारा यूज एफिशिएंसी है, वो जितना डाल रहे हैं उसका 50 to 60% फसल को मिल रहा है, वहां सिर्फ 5% फसल को मिल रहा है, वो भी एक बार में 5 दिन के अंदर मिल रहा है, बाकी रन ऑफ हो रहा है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो देने के बाद करीब 80 दिन तक धीरे धीरे जैसे फसल ग्रो करेगी और उसको आगे जाके ज्यादा जिंक की जरूरत पड़ेगी तो आगे ज्यादा मिलेगा। वो छोटा जो सैपलिंग होता है, पौधे छोटे, उसको कम जिंक चाहिए तो शुरू में कम मिलेगा, आगे जाके ज्यादा मिलेगा। तो ये डिफरेंस है, मेन धन्यवाद डॉक्टर फॉर्मुलेशन साहब। का डिफरेंस है। धन्यवाद। हमारे किसान थैंक भाई यू। ने बहुत ही ध्यान से सुना हो और उम्मीद करते हैं कि वो इसका जरूर फायदा उठाएंगे। इसी के साथ चलते हुए गेहूं की फसल में मेरा अगला सवाल पंकज जी से है। पंकज जी, हमारे किसान भाइयों को बताओ भी गेहूं की फसल में कि कौन कौन सी बीमारी आती है और वो उनका प्रबंधन किस तरह करें। तो थैंक यू वेरी मच किसान बंधु। ये जो समय चल रहा है, इस ये समय बेसिकली अगर हम इसको बोलें फसल बोर्ड की अवस्था में है, या ये बोलें कि जो ब्रूट स्टेज के ऊपर गेहूं है, फ्लैग लीफ स्टेज जो बड़ी एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है गेहूं के काल चक्र में, गेहूं के फसल के काल चक्र में, जो कि लगभग 65 से 70% या इससे भी ज्यादा गेहूं के उत्पादन को निर्धारित करती है। ये एक मेजर पत्ता है जो लगभग 60 से 70%, 75% तक गेहूं के उत्पादन को निर्धारित करता है। इस अवस्था के ऊपर हम अगर देखें, लगभग 60-70 दिन की अवस्था जो है, इसके बीच में मौसमी चेंजेस बहुत ज्यादा होती हैं। कहीं पे गर्मी जल्दी आ जाती है, एक्सट्रीम नॉर्थ कंडीशन में थोड़ी गर्मी लेट भी आती है, लेकिन दिन और रात के टेम्परेचर में चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। जो मेन बीमारी इस समय पे गेहूं के ऊपर आती है उसका नाम है पसीनिया स्पाइफॉर्मिस, या इसको अगर हम लोकल लैंग्वेज में बात करें तो पीला रतुआ कई लोग बोल देते हैं, पीली धारी वाला रोग बोल देते हैं। तो ये जो बीमारी है, ये बीमारी मतलब इसका डिजीज ट्रायंगल क्या है? एक तो मतलब माध्यम, सबसे पहले कीटाणु का होना, पसीनिया का। जब ये मौसम के टेम्परेचर में उतार चढ़ाव होता है, गर्मी की तरफ बढ़ता है, मॉइस्चर लेवल होता है, तो ये जो जीवाणु, ये कीटाणु है, पौधे को ग्रसित करता है। और ये जो फ्लैग लीफ को अगर ग्रसित करेगा तो इससे हम डायरेक्टली अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे उत्पादन के ऊपर गेहूं के कितना ज्यादा बुरा असर पड़ सकता है। तो ये जो कीटाणु है, हवा से फैलता है। गेहूं इसके लिए एक ससेप्टेबल मतलब प्रिय होस्ट है, जिसके ऊपर जाके अपना जो दवा ना सिर्फ बीमारी का कंट्रोल करती है, आने के ऊपर रोकती भी है, उसको अगर बीमारी खेत के अंदर आ गई तो उसको कंट्रोल भी करती है और जीवाणु का नाश भी करती है। तो यानी प्रोटेक्टिव, क्योरेटिव और इरेडिकेटिव तीनों एक्शन इसके हैं। परंतु अगर मैं इसको ये बात बोलूं कि बीमारी खेत में आने के बाद स्प्रे करना है, तो खेती बाड़ी में बीमारी को कंट्रोल करना जब वो आ जाए तो वो नुकसान करके स्प्रे करने वाली बात है। खेती बाड़ी के उपलक्ष्य में एक बहुत महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है जिसको हम प्रोफाइलेक्टिस बोलते हैं। प्रोफाइलेक्टिस मीन्स बीमारी के आने से पहले, कोई भी बीमारी को आने से पहले अगर हम नियंत्रण करेंगे तो हमारे खेत में बिल्कुल भी उत्पादन का नुकसान नहीं होगा। तो ये जो दवाई है, इस दवाई का प्रयोग हम लगभग 60 से 70 दिन के बीच में करें। इससे क्या होगा कि जो ये जीवाणु है उसके बीच में बीमारी पैदा नहीं कर सकता गेहूं के बीच में, और उसके उत्पादन के ऊपर नुकसान नहीं होगा। दूसरा, इस दवाई के बीच में स्ट्रोबिलिन केमिस्ट्री है। स्ट्रोबिलिन केमिस्ट्री का मेन काम ये भी होता है कि सिवाय डिजीज कंट्रोल के, ये उत्पादन के बीच में भी वृद्धि करती है। तो अगर हम इस दवाई के 2 स्प्रे करते हैं, लगभग 60-70 दिन पे पहला और एग्जैक्टली 15 दिन पे दूसरा, तो हम खेत के बीच में उत्पादन में भी वृद्धि पा सकते हैं। अब उत्पादन किस किस्म का दाना भी, जो अगर गेहूं अपना पूरा समय लेके पकेगी, दाना भी पूरा लंबा समय अपना जो पूरा समय लेके अगर पकेगा, ठोस और पूरा चमकदार बनता है, जिससे क्वालिटी के बीच में भी इजाफा होता है। क्वालिटी के बीच में इजाफा होने के कारण इसका मार्केटेबल ईल्ड का मतलब क्या है? जो 10 से 15% गेहूं के क्वालिटी के ऊपर खेत के अंदर नुकसान आता है, वो कम होगा, और बाजार में भी थोड़ा मूल्य हमें इसका क्वालिटी के बिस्पत ज्यादा मिल सकता है। तो हाइब्रिड दवाई जो है, इसका हम 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इससे बीमारी के ऊपर हमें संरक्षण मिलेगा, साथ के साथ पौधे जो खेत के अंदर उनमें पैदावार भी ज्यादा मिलेगी, और इसके अलावा क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। 2 इसके स्प्रे मैं रिकमेंड करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। हमारे किसान भाइयों ने बड़े ध्यान से सुना और उम्मीद करते हैं कि वो अपने खेत पे हाइब्रिड का इस्तेमाल करेंगे, उसका भरपूर फायदा उठाएंगे। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है पंकज जी, जैसे बार बार बात करते हैं फ्लैग लीफ की,
तो फ्लैग लीफ का हमारे उत्पादन में जो झाड़ है जो किसान गेहूं की फसल में लेते हैं, उसमें क्या रोल है? वो उस तरह किस तरह बचाव करिए, उसका किस तरह ध्यान रखे फ्लैग लीफ का? थोड़ा इस बारे में जानकर हमारे किसान देखिए भाइयों को। जी, देखिए ये जो फ्लैग लीफ है, फ्लैग लीफ जब बाली निकलती है तो उसके उससे थोड़ा पहले ही इसका आना होता है, और ये लगभग तीसरी से चौथी मतलब तीसरी नोट के बाद गेहूं के बीच में आता है। अगर हम इस पत्ते की बात करें, ये लंबे समय तक गेहूं की बाली के साथ साथ चलता है। ये जो पत्ता है, ये पत्ता फ्लैग लीफ जो होता है, इसका मेजर सरफेस एरिया जो सूर्य के साथ क्रॉस संश्लेषण की प्रक्रिया प्रक्रिया करता है। अगर हम एग्रोनॉमी की कंडीशन में, टर्मिनोलॉजी में इस चीज को समझें, यही पत्ता है जो 65 से लेकर 75% तक गेहूं के बीच में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करता है, जिससे उत्पादन के ऊपर लगभग डायरेक्टली इसका 70 to 75% उत्पादन का निर्धारण आना ये सुनिश्चित करता है। तो फ्लैग लीफ स्टेज जो है पौधे की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। इस स्टेज के बीच में बीमारी आए या ना आए, हमें हाइब्रिड दवा का प्रयोग करना ही चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। पुष्पेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है, जैसे हमारे किसान, जैसे पंकज जी बताए थे, हमारे किसान भाइयों को भाई गेहूं की फसल में कौन कौन से कीड़े आते हैं और उनका वो प्रबंधन किस तरह करें जिससे वो उत्पादन अच्छा ले सके अपनी गेहूं की फसल कविंदर से? जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। यदि हम कीटों की बात करें तो गेहूं में मुख्य रूप से 2 या 3 कीट हैं जो बहुत ज्यादा गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। यदि हम शुरुआती अवस्था में देखें, यदि गेहूं में जैसे आपने देखा कि पहला पानी हम 20 से 21 दिन पे लगाते हैं, उस समय पे जड़ माहू एक जो कीट है उसका प्रकोप देखने को मिलता है। और इसको किसान भाई बहुत आसानी से पहचान भी सकते हैं। यदि हम देखें तो ये जो रूट एफिड है, ये कहीं कहीं पे जब आप शुरुआत में देखते हैं पौधे, कहीं पे पीलापन होगा और कुछ पैचेस में आपको पौधे खेत पर पीले दिखाई देंगे। तो आप बाहर से भी, खेत के बाहर से भी इसको देख के पहचान सकते हैं कि मेरे खेत पे जड़ माहू या रूट एफिड का अटैक है, और इसका आप समाधान कर सकते हैं। इसके लिए सल्फर मिल्स एसएमएल लिमिटेड का एक जो पेटेंटेड प्रोडक्ट है, प्रोंटो है, वो हम रिकमेंड करते हैं। ये WG टेक्नोलॉजी पे आधारित है और इसका जो स्प्रेड है बहुत अच्छी तरह से ये पत्तियों के ऊपर फैलता है, जड़ों तक अच्छी तरह से जाता है। तो इसका उपयोग करके किसान भाई बहुत अच्छी तरह से फायदा ले सकते हैं। इसकी जो मात्रा है, यदि हम रूट एफिड के लिए बात करें तो हम इसको जमीन से पहले पानी के साथ भी दे सकते हैं। तो इसकी जो मात्रा है वो करीब 70 से 80 ग्राम प्रति एकड़, यदि हम प्रति पंप की बात करें तो 8 से 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से किसान भाई इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ कविंदर जी, एक और समस्या अभी देखने को मिल रही है। अभी ये शुरुआती अवस्था में तो रूट एफिड नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता है, लेकिन जब हम लेटर ऑन स्टेज में जब थोड़ा सा आगे जाते हैं, और जैसा अभी हमारे पैनलिस्ट बता रहे थे कि टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन खासतौर से मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके कारण एफिड का या चेपा का जो हम बोलते हैं, काले चेपा का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ता है। और ये प्रकोप बढ़ने के कारण कभी कभी हमने यहाँ तक देखा है कि करीब करीब 50% तक ईल्ड लॉसेस का भी हमने अनुमानित रूप से यदि हम बात करें तो उसमें लॉस होने की संभावना है। तो यहाँ पर भी मैं किसान भाइयों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब बाली निकल रही है या बाली भर रही है, या जो अभी की परिस्थिति है करीब 60-70 दिन पे, इस समय पे जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन है, खासतौर से मध्य प्रदेश या पंजाब या अन्य क्षेत्रों की बात करें, तो इस समय पे चेपा का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये मल्टीपल फोल्ड में बढ़ता है। तो इस समय भी किसान भाई यदि प्रोंटो का उपयोग करते हैं तो उन्हें बहुत अधिक फायदा मिलने की संभावना है। और एक बहुत अच्छी बात हमारे पैनलिस्ट ने कही है कि हमें प्रोएक्टिवली थोड़ा सा प्रिवेंटिव स्प्रे करते हैं तो हम फसल को भी सुरक्षित करते हैं, और खास तौर से हमारी लागत को भी, जो हमारी जो स्प्रे पे लागत है उसको भी हम कम कर सकते हैं। किफायती रूप से हम इनका फायदा ले सकते हैं। कविंदर जी, अभी कुछ समय से, वैसे ये बहुत रेयरर है, लेकिन मध्य प्रदेश की खास तौर से बात करें तो हमें यहाँ पर स्पोडोप्टेरा या आर्मी वर्म का जो हम बोलते हैं रात रानी की इल्ली या सुंडी, हम पंजाब में आप जैसे वहां पर देखते हैं, उसका भी अटैक हमारे किसान भाई देख रहे हैं।
और ये भी एक मतलब ऐसा कीट है जिसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा इससे जो ईल्ड लॉस है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे अभी आपने देखा कि चेपा के कारण भी हमें नुकसान है, उसी तरह से यदि हम बात करें ये जो सुंडी होती है इसके कारण भी बहुत ज्यादा, इल्लियों के कारण भी बहुत ज्यादा किसान भाइयों ने लास्ट ईयर, यदि हम इंदौर या देवास, इन जो जिले हैं खासतौर से ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे, नसरुल्लागंज है, तो वहां पर हम देखते हैं कि ये भी जो इल्ली है बहुत तेजी से रैपिडली ग्रोथ करती है। विद इन मल्टीपल फोल्ड में भी ये भी बहुत तेजी से फसल को नुकसान पहुंचाती है। और यदि ये बाली की अवस्था या बाली भरने की अवस्था या इसके आसपास दिखाई देती है तो ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकती है। तो आप जो मैं किसान भाइयों को ये सलाह दूंगा कि आप एमजेड, जो कि एसएमएल लिमिटेड सल्फर मिल का एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये भी बहुत किफायती प्रोडक्ट है। यदि हम इसको कंपैरेटिवली, यदि हम किफायत की या लागत की बात करें तो ये भी प्रोडक्ट बहुत ही किफायती है किसान भाइयों के लिए। और इसकी जो मात्रा है वो बहुत कम है, करीब आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हैं। और किसान भाई ये दोनों कीट से अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद कविंदर जी। धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। हमारे किसान भाई ने बड़े ध्यान से सुना। मेरा इसी से जुड़ा सवाल है, जैसे अभी पंकज जी बता रहे थे भाई हाइब्रिड का स्प्रे करना, कि क्या हमारे किसान भाई उसी के साथ प्रोन्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी। यस तो सर। हम पराशर सर, हाइब्रिड्स के साथ, यस यस। हाँ जी हाँ जी। क्या हम जैसे अभी पुष्पेंद्र जी बताए प्रोन्टो के बारे में, क्या हाइब्रिड के साथ हम इसका हमारे किसान भाई इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ कर कि वो सकते से हैं। सेम सिस्टम? यस, अगर मौका मिला और दोनों पेस्ट का साथ में कोइंसिडेंस हुआ तो दोनों मिला के कर सकते हैं। ये दोनों दवा में कॉम्पेटिबिलिटी है, कोई तकलीफ नहीं है, साथ में मिलाने से कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन माहू है वो जल्दी अर्ली स्टेज में आता है तो उसको जनरली प्रोन्टो पहले लगेगा। लेकिन जो हमारा हाइब्रिड्स का यूज है वो करीब करीब 60 दिन के स्टेज में जाए तो उस समय हो सकता है कि आर्मीवॉर्म या तो होल आर्मीवॉर्म का स्टेज आ सकता है, तो वो दोनों मिला के भी लगा सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। आज की इसी परिचर्चा में सभी का पैनलिस्ट का भाग लेने के बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे किसान भाई जुड़े, इसी साथ अगर मैं संक्षिप्त में एक बार 2 मिनट करना चाहूँ तो हमारे किसान भाइयों, जैसे डॉक्टर पराशर ने बताया भी पहले पानी के बाद हम टेक्नोजेड का 4 किलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अपनी पीलापन है फसल की, जो टिल्डरिंग की ग्रोथ या ग्रोथ में समस्या है जिन किसान भाइयों को, या फुटाव अच्छे से नहीं होता, या हम न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो 4 किलो टेक्नोजेड अपने खेत में पहले पानी के बाद फर्टिलाइजर के साथ, किसी भी फर्टिलाइजर साथ मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे पंकज सर ने बताया, पंकज जी ने भी, जो जब भी अगर आपको कोई पीला रतुआ दिखाई दे, आप पीली कंगेरी किसान भाई जानते हैं, तो आप हाइब्रिड का 200 ml की डोज के हिसाब से खेत में स्प्रे करिए। उसी के साथ अगर आपको कहीं काला चेपा दिखाई दे तो जैसे 40 से 55 दिन के बीच में बताया है डॉक्टर साहब ने, तो आप प्रोन्टो का 40 से 60 ग्राम की डोज के हिसाब से पर एकड़ के हिसाब से अपने खेत में इस्तेमाल करें और गेहूं की फसल को सुरक्षित रखें और झाड़ दें। इन्हीं मेरे शब्दों के साथ सभी किसान भाइयों का और हमारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।